जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बज चुके हैं 8 और हम इस समय मैथ की क्लास को डिस्कस करते हैं जो सीधा आरपीएफ कांस्टेबल को टारगेट करती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आज हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का संभावित पेपर पहला है दोस्तों, मैथ का। ठीक है, संभावित मतलब एक्सपेक्टेड। ये क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम तक लगा कर जाना, ये सीरीज एग्जाम तक देख कर जाना। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो बात करना, एक सिंगल सा क्वेश्चन भी गलत करके नहीं आओगे। आपको 35-35 का टारगेट लेकर चलना है। इस क्लास में आप कितने क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाएंगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। ठीक है, लेवल बिल्कुल आपके आरपीएफ कांस्टेबल का है, तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, अपनी तैयारी को चेक करिएगा दोस्तों। चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, ये हौसले कहते हैं देख लेंगे। बताइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सभी क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ानी दोस्तों आप लोगों को, अंत तक बने रहना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन की दोस्तों मैं डेली प्रैक्टिस करवाता हूं, जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में न जाने कितनी बार डाटा बदल बदल कर पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपके एग्जाम में आना फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता। अब मैं डेली प्रैक्टिस करा चुका हूं, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जिसके ऊपर पहले तो एज इट इज बताया, पहले तो गुरुजी ने बताया एज इट इज ये नंबर छापने, पहले तो एज इट इज ये नंबर ऐसे कैसे छापने, ये छाप दिया हमने एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर हमने ये एज इट इज नंबर छाप दिए, जैसा मैंने कहा वैसा आपने कर दिया। यहाँ पर मैंने एज इट इज नंबर ये छाप दिए। ठीक है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ये एज इट इज नंबर मैंने यहाँ पर ऐसे कैसे छाप दिए। ठीक है, सबसे पहला अपना काम ये एज इट इज नंबर ऐसे कैसे छापना, ये ऐसे कैसे छाप दिए। अब इसमें से देखो किसके ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं तो 1 माइनस करो। यहाँ पर भी किसके ऊपर बार नहीं, 1 के ऊपर तो 1 माइनस करो। ठीक है, यहाँ पर भी देखो किसके ऊपर बार नहीं, 1 के ऊपर तो 1 माइनस करो। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, जिसके ऊपर बार है उतने 9 और जिसके ऊपर नहीं है उतने 0, जिसके ऊपर बार है उतने 9, जिसके ऊपर नहीं है उतने 0, जिसके ऊपर बार है उतने 9, जिसके ऊपर नहीं है उतने 0, कोई दिक्कत। चलिए अब डायरेक्ट सॉल्व कर लो। इससे 15 आ जाएगा। अब देखो डायरेक्ट अपन को प्लस करना है, प्लस माइनस ही करना है, क्योंकि दोस्तों नीचे के डिनोमिनेटर सबके सेम है, हर सबके सेम है। ठीक है, 15 यहाँ पे आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। और 29 में से जब आप 12 घटा दोगे तो आपके पास जवाब कितना आएगा, 17 आएगा। और नीचे आपके 90 चल ही रहा है, तो 17/90 आंसर आया इस प्रश्न का। बहुत ही शानदार, सभी का आंसर यही आया। चलिए पहला क्वेश्चन तो आप लोगों ने सही किया होगा भाई, 17/90 आ रहा है सभी का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही शानदार कंटेंट है आप लोगों के रिवीजन के लिए। अंत तक बने रहेंगे और आप हर क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाते हुए देखेंगे दोस्तों, हर क्वेश्चन की आप धज्जियां उड़ाओगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब। यदि 980 का 10%, भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर 160 का 5%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप देखो ओरल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 980 का 10% गुरुजी 98 होता है, लिख लिया, जैसा आपने कहा मैंने वैसा कर दिया। 98 होता है, मैंने 98 लिख लिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ। बहुत सारे कहेंगे कि गुरुजी राइटिंग सही नहीं आ रही है ना, तो बिल्कुल मैं सही से लिख देता हूँ 98। ठीक है, माइनस 450 का x%, 450 का 450 का x%, 450 का x% निकाल लो भाई, 450 का x%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 100 है। ठीक है, बराबर उसने 160 का 5%। दोस्तों 160 का 5% तो 8 होता है, आप भले सॉल्व करके देख लो। 160 का 5% तो 8 होता है ना। तो देखो आप देखो इसको करोगे, देखो एक 0 से ये 0 काट लोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 45 पॉइंट, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये कुछ ऐसा नंबर दिखेगा, 98 माइनस 4.5x दिखेगा। और इधर तो आप सॉल्व कर ही चुके होंगे दोस्तों, 8 आएगा है ना। ये तो वैल्यू 8 आ गई, ये आ गई 8 वैल्यू, ये तो वैल्यू 8 आ गई ना, ये मैंने 8 लिख दिया। अब ये प्लस का 8 इधर के माइनस में और ये माइनस का इधर के प्लस में, तो 90 बराबर, अब मेरे को ये मत बोलना कि 90 कहाँ से आ गया दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब x का मान निकाल लो 4.5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना 2 गुना और ये पॉइंट, यानी 20 आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। आई होप गाइज कि आपने ये क्वेश्चन इजीली कर लिया होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताइए, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई साहब। बताइए क्वेश्चन 3, किसी वस्तु को 350 में बेचने पर उस वस्तु को 340 में बेचे जाने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्लास में आरपीएफ एसआई में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो भी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस आपको फोड़ने हैं। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे फिलहाल क्या होगा, इसका आंसर एक बार आप करिए, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। देखो किसी वस्तु को 350 पर बेचे जाने पर उसी वस्तु को 340 की बेचे जाने की तुलना में 5% अधिक लाभ है। तो दोस्तों ये 350 में, एक तो 350 में वस्तु बेची जा रही है और एक तो 340 में बेची जा रही है। देखो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पर अंतर तो 10 का आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है 5% है, 5% अधिक है। कितना अधिक है,
अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, 1 मिनट, मैंने इसको उल्टा लिख दिया, सही से लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना है 340 रुपये को, एक वस्तु 340 रुपये में बेची गई और एक वस्तु 350 में बेची गई। यहाँ का अंतर कितने का आ रहा है 10% का, लेकिन वो कह रहा है 5 का है, तो इस 10 की वैल्यू 5% यानी 10 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब 10 की वैल्यू उसने 5% बता रखी है, तो ये आपको 100% पर निकालना है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं गुरुजी 200 आंसर आया। 5 की टेबल से काटोगे 20 बार और 20 को आप 10 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा 200 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर करें दोस्तों, कमेंट करेंगे। ठीक है, डाउट को लेकर नहीं जाना दोस्तों। ठीक है, हम यहाँ पर डाउट को छोड़कर जाएंगे, कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बताइए दोस्तों, आरपीएफ एसआई का पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए आरपीएफ एसआई के थ्रू पूछा गया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। हाँ एक बार मैं लिख देता हूँ, ऐसा लिखा हुआ है 30 की पावर -5 है दोस्तों, यहाँ पर 30 की पावर -5 है। 1 मिनट में इसको सही से लिख लेता हूँ, इसको मैं सही से लिख देता हूँ 30 की पावर -5, ये 30 की पावर -5 है ना, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, ये 30 की पावर -5 है, मैं लिख देता हूँ सही से, क्वेश्चन अच्छे से लिख देता हूँ वापिस। 30 की पावर -5 है, 30 की पावर -5 है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं ऐसे लिख दूँ, ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, और यहाँ 30 की पावर 17। अगर आपने घात और घातांक किया है ना, इस क्वेश्चन को फोड़ने में कतई देर नहीं लगेगी आपको, है ना। एक्सपोनेंट और पावर सॉल्व किया है ना, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और मान निकाल लो भाई। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो हमने क्या सीखा है, जब भी आधार समान हो और भाग की कंडीशन हो तो घातें घट जाती हैं। तो 30, ठीक है, तो ये घातें घट जाएंगी। यहाँ पर तो -5 पहले से ही घात थी, अब ये घात और घटा दो 17 और आ गई, तो कितना होगी टोटल घात, और इधर कितना 30 की घात -16। ये अपन बाद में सोल्व करेंगे, पहले इतना सोल्व करो, पहले आपको इतना सोल्व करना है, ये इतना, पहले आप इतना सोल्व करो, इतना सोल्व करो। तो देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितनी आ जाएगी 30 की घात, 30 की घात कितनी आ जाएगी 23 आ जाएगी। 30 की घात माइनस का 23 आएगा, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा, अब यहाँ पर दे रखी गुणा की केस में क्या होता है, गुणा की केस में घातें क्या होती है जुड़ जाती हैं, तो जोड़ लो इनको, कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो माइनस आ जाएगा और यहाँ पर तो ऑलरेडी माइनस ही है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ठीक है, अब इसको जोड़ लो, क्या आंसर आ रहा है, तो अब जोड़ लो दोस्तों। यहाँ पे क्या आ रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर 23 नहीं 22 आएगा, है ना। कर लो इसको, क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर यह 22 आएगा, क्योंकि 17 और 5 22 होता है। ठीक है, ये 22 आ गया। अब जोड़ लो, घाते जोड़ लो, 16 और 22 कितना हो जाएगा, 8 6 और 2 38, 30 की घात माइनस का 38, 30 की घात माइनस के 38 आएगी, 30 की घात माइनस के 38। ऑप्शन नंबर डी आएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन बताइए, वो छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करिए जो 15, 5, 81 और 90 से विभाज्य है। आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले आप देखो 90 को उठाएंगे, यहाँ पर 90 को हमने उठाया, और 90 को आप सभी को पता है 10 गुणा 9 होता है। कितना होता है 10 गुणा 9 होता है। 90 में क्या छुपा हुआ है 10 गुणा 9, और 10 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि आखिरी के 2 अंक में 0 आना चाहिए। तो 0 तो इन 2 ऑप्शन में तो आ ही नहीं रहा है, ये 2 ऑप्शन तो पहले से ही कट गए ना। अब बचा हुआ 9, अब 9 का विभाजकता नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 आना चाहिए। देखो इन दोनों ऑप्शन में अंकों का योग 9 आ रहा है। अब हम इसको इससे चेक नहीं करेंगे, अब हम 81 उठाएंगे। क्या 81 में दोस्तों, क्या 81 में 720 का कभी भाग जाएगा क्या, इसमें भाग जाएगा क्या, कभी नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन होगा 810 होगा दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न बताइए, बहुत ही शानदार ये प्रश्न बताएंगे। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, ग्रुप डी का क्वेश्चन है भाई साहब, एग्जाम में पूछा था। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। ग्रुप डी में अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ के भी दोस्तों, है ना, लेवल के। तो आप सभी को पता है गुरुजी, एक तरफ है क्रय मूल्य और एक तरफ होता है अंकित मूल्य। ठीक है, उस देखो जब भी आपको छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दिया हुआ तो हमेशा ऐसे ही करना। सीपी और एमपी का रेशियो आप निकाल सकते हैं। 15% की छूट यानी कि सामान 85% की छूट पर बेचा है। ठीक है, अब उसने क्या कहा 90% का लाभ कमाना है, तो उसने कितने में बेचा 199 रुपये में, 119 में ना, 119 में। ठीक है, अब उसने बताया, उसने कहा कि कितना अधिक क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए। तो आप इसको काट लो 17 की टेबल से, 17 पंचे 85, 17 पंचे 85 और 17 सत्ते 119। आप देख सकते हैं 5 रुपये की चीज़ 2 रुपये में बेची गई, यानी 2 रुपये का प्रॉफिट किसके ऊपर, 5 के ऊपर। 2/5 का मतलब 40% होता, भले निकाल के देख लो, भले निकाल के देखो, 2/5 का मतलब 40% ही होगा। ये 20 बार जाएगा और 20 दूनी 40, तो इसको कितना अधिक करना चाहिए, 40% अधिक अंकित करना चाहिए। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन था, मजा आ गया।
ये क्वेश्चन बताएंगे। हर क्वेश्चन की धज्जियां उड़ानी और अंत में कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चन आपने सही किए। चलिए एक और आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन देख लेते हैं। अरुण ने 1710 में 38 केजी चावल खरीदे और उन्हें 8 केजी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिए। 5 केजी चावल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई साहब। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे या तो छोड़ के आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर। अब देखना दोस्तों, समझना। उसने क्या किया है, उसने कहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। मान लो यहां पर ये विक्रय मूल्य, ठीक है। अपन प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते दोस्तों, आपको पता है कि हम जब विक्रय मूल्य में से कॉस्ट प्राइस यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, सेलिंग प्राइस में से जब हम सीपी को घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज मिलता है। प्रॉफिट परसेंटेज का उसने कितना बताया, उसने बताया 5 केजी का प्रॉफिट मिल रहा है। 5 केजी के प्रॉफिट के बराबर हो रहा है ना, सेलिंग प्राइस के 5% के प्रॉफिट के बराबर हो रहा है दोस्तों। सेलिंग प्राइस के 5% के प्रॉफिट के बराबर लाभ हो रहा है। कब, ये दोस्तों एक वस्तु का प्रॉफिट निकला। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हम प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते, प्रॉफिट परसेंटेज आता है ना। तो ये वही है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो ये एक वस्तु का प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। अब उसने बोला है कि 38 वस्तुएं खरीदी तो 38 से गुणा कर लो भाई। 38 वस्तुएं खरीदी ना उसने, ये तो एक का हो गया, तो 38 का कितना हो गया निकाल लो। तो देखो 38 एसपी और यहाँ पे 8 के बराबर लाभ हो रहा है ना, 8 एसपी, ठीक है। तो 8 एसपी में से 38 एसपी घटाओगे तो 30 एसपी आएगा। 30 एसपी और इस 38 सीपी की जगह आपको क्या लिखना है, इसका मान दे रखा है उसने 1710 रुपए। क्या दे रखा है, 1710 रुपए। इसका मान कितना दे रखा है, 1710 रुपए। 1710 रुपए, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अब आप वैल्यू कट कर लो, 1 जीरो से ये जीरो गया, 3 की टेबल से काट लो, कितनी बार जाएगा ये, 3 5 15 2 3 7 21, 57 आ रहा है, 57 आया, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है मुझे तो 5 किलो चावल का मूल्य पता करना है, तो 57 गुणा 5 कर लो, इकाई अंक 5 आ रहा, 7 5 35 की 5 करी 3 7 5 25 3 28, तो 285 इज द राइट आंसर। 285 किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कैसे किया भाई। ये तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है गुरुजी, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, तब हमें लाभ का प्रतिशत मिलता है। ये तो एक प्रॉफिट, एक का लाभ आया, मतलब हमने एक का प्रॉफिट निकाला, ठीक है। उसने हमने एक वस्तु का प्रॉफिट निकाला, लेकिन वो कह रहा है 38 किलो खरीदे, 38 किलो का निकाला, तो 38 दोनों तरफ लिख दिया, और इधर तो 8 केजी के बराबर लाभ हो रहा ना, तो उससे 8 केजी के बराबर लाभ हमने करवा दिया। तो सेलिंग प्राइस में से ये प्राइस गई तो कितना बचेगा, 30 एसपी, और 30 एसपी की वैल्यू, इसमें यहाँ पे 38 सीपी की वैल्यू दे रखी 1710। अगर ये समझ नहीं आया, थोड़ा एक और ये क्वेश्चन और करोगे, थोड़ा सा अच्छे से और दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा आगे क्वेश्चन और है ऐसा, टेंशन मत दो, आगे क्वेश्चन और रखा मैंने ऐसा, है ना। रमेश अकेले एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, रमेश और सोमेश मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कार पूरा करने में अकेले सोमेश को कितना दिन लगा। दोस्तों इजी क्वेश्चन है, ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी जो मैंने ये टाइप का क्वेश्चन कराया ना, ये टाइप का, अरे ये क्या हो गया, ये टाइप का जो क्वेश्चन कराया ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसा टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है। देखो रमेश किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, रमेश किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। रमेश और सोमेश, अगर दोनों रमेश प्लस सोमेश दोनों मिल जाए तो उस काम को ये दोनों मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं। इनकी क्षमता, टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क वही निकालेंगे जो इनकी टेबल से कट जाए। तो इसकी क्षमता 1 आ रही है, इसकी क्षमताएं 3 आ रही है। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि रमेश की क्षमता यहाँ पर तो 1 आ रही है, अगर मैं रमेश की क्षमता यहाँ पर 1 रखूंगा और इधर प्लस सोमेश की क्षमता और इधर इन दोनों की क्षमता की 3, तो मुझे सोमेश की क्षमता पता चल जाएगी, क्योंकि प्लस का इधर आके घटा दो, है ना। तो सोमेश की क्षमता 2 आ गई, तो टोटल काम है 24, और क्षमता कितनी है, सोमेश की 2 है। ये सोमेश का वर्क निकल रहा है, सोमेश का, ठीक है। तो वो 12 दिन में काम को निपटा देगा। कितने दिन में, 12 दिन में काम को निपटा देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए क्वेश्चन नंबर 9। यदि मैं 10 किलोमीटर की चाल से चलता हूं और 2 घंटे में दूरी तय करता हूं, यदि मैं अपनी गति को दोगुना कर दूं तो मैं अपने गंतव्य पर कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि चाल जो होती है वो समय के रेसिप्रोकल होती है दोस्तों, है ना। समय के व्युत्क्रमानुपात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों, ठीक है। तो आपको उसने क्या दिया, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आप भी कहोगे मजा आ गया, ठीक है। यहाँ पर चाल दे रखी है, आपको पता है 2 चीज होती है, चाल और समय, ठीक है। चाल और समय होती है, ठीक है। चाल और समय होती है, उसने चाल और समय, देखो उसने क्या कहा, लाइन को ध्यान से पढ़ना, इसकी भावनाओं को समझना, मजा आ जाएगा। उसने कहा है यदि मैं अपनी गति दोगुनी कर दूं यानी कि 1 से दोगुना कर दूं तो समय क्या होगा, समय अभी जस्ट बताया ट्रू अनुपात 1 होगा, जस्ट इसका इन्वर्स हो जाएगा, है ना, इन्वर्स हो जाएगा। तो अब आपको पहले तो कर दूं तो मैं गंतव्य स्थान पर कितनी जल्दी पहुंचूंगा। पहले दोस्तों 2 घंटे लगते थे, इस 2 का मान दे रखा 2 घंटे,
कितने गुना है, 2 घंटे दे रखा है, कितने गुना, 1 गुना हो रहा है ना, तो इसका भी 1 गुना करो, इसका भी 1 गुना करो, तो ये आएगा 1 हावर। 1 हावर यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो लगेगा उसको 60 मिनट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई, मजा आ गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या है? भाई इससे इजी क्या होगा बताइए, इससे इजी और क्या क्वेश्चन होगा? ठीक है, तो आप सभी को पता है दोस्तों, विकर्ण वाला फॉर्मूला लगाना समचतुर्भुज का, है ना। समचतुर्भुज का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? समचतुर्भुज के विकर्ण का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समचतुर्भुज के विकर्ण का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? जब आपको विकर्ण दे रखे हो तो आपको ध्यान रखना, फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखा करो दोस्तों, एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। 1/2 d1 यानी पहला विकर्ण गुणा d2 यानी दूसरा विकर्ण, यानी पहला आपको डायगोनल लिखना है और दूसरा डायगोनल लिखना है, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 12, 8 12 8 96, 96 आंसर आएगा। इसका आएगा 8 बार और 12 8 96 होता है दोस्तों, 96 आएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। दो संख्याओं का औसत 46 है, एक तीसरी संख्या को मिलने पर तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत 43 हो जाता है, तो तीसरी संख्या वो ज्ञात करा दो भाई साहब। अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखो उसने दो संख्याओं का औसत दे रखा 46, ठीक है। यहाँ पर आप दो संख्या का निकाल सकते हैं, 6 दूनी 12 का 2, 6 चौक 24 और 6 24 और 25, ठीक है। तो आप ये इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ पे सही से कर लो। 6 दूनी 12 का 2, 6 4 दूनी 8 और 1 9, 92, ठीक है। ये आपने निकाल दिया दोस्तों इन दो संख्या का औसत। अब उसने कहा है कि तीसरी संख्या मिलाने पर तीनों का संयुक्त औसत हो जाता है 43, तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत हो जाता है कितनी? तीसरी संख्या मिला पर। तो तीसरी संख्या को अगर मैं इन तीनों संख्या का औसत निकाल दूं तो कितना मर रहा है? 3 तिया 9 और 4 तिया 12, इनका हो रहा है 192। अगर मैं दोस्तों 192 में से इस 92 को 129 में से इस 92 को माइनस कर दूं तो जो तीसरी संख्या मैंने ऐड करी थी वो पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। चलो घटा लो, 3 तिया 9 4 तिया 12, ठीक है। अब इस 129 में से अगर मैं 92 को माइनस कर लेता हूं तो वो जो तीसरी संख्या मैंने ऐड करी थी उसका मान पता चल जाएगा। 9 में से 2 घटाओगे 7 बचेगा, 12 में से 9 घटाओगे 3 बचेगा, 3 बचेगा। तो आंसर निकल के आएगा 37। क्या निकल के आएगा? 37। ये तीसरी संख्या वो थी जो 37 थी, क्या थी? 37। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ये सीरीज एग्जाम तक ले लेना, एक सिंगल सा क्वेश्चन भी गलत करके नहीं आओगे। रघु अपनी यात्रा 15 घंटे में पूरी करता है। हालांकि ये क्वेश्चन आरपीएफएसआई में डाटा बदल बदल कर हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, 100% की गारंटी है। 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% गारंटी है दोस्तों, 100% की गारंटी है, ठीक है। वो आधी दूरी 57 किलोमीटर की चाल से, शेष दूरी 78 किलोमीटर की चाल से, तो संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कर लो भाई साहब। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, बताइए संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करिए दोस्तों। अल्टीमेट क्वेश्चन है, सभी वीर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैंने हमेशा बताया फॉर्मूला यूज कर लो, फॉर्मूले से बेस्ट कुछ नहीं इसमें, इस वाले मेथड में। 2s1 पहली चाल गुणा s2 अपॉन s1 प्लस s2, यानी पहली चाल और दूसरी चाल को प्लस करना, और यहाँ पर टोटल टाइम टी मैं डेली लिखवाता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस। जो डेली अटेंड करते हैं क्लास को उन्हें पता है ये फॉर्मूला मैं डेली लिखवाता हूँ, मुझे पता है ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपके दिमाग में से निकले ना ये क्वेश्चन, इसलिए मैं डेली प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। पहली चाल उसने दे रखी है, कितनी दे रखी है? 15, नहीं पहली चाल 57 दे रखी है, 57 पहली चाल उसने दे रखी है 57, कितनी दे रखी है दोस्तों उसने? 57, ठीक है। और दूसरी चाल उसने दे रखी है 78, और इन दोनों का जोड़ दे रखा है उसने। इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? जोड़ लो, 8 और 7 15 अलग करो, 7 में 12 30, एक बार इनको जोड़ लो, कितना आ रहा है यहाँ पर? जोड़ लो 78। तो कहीं पे भी गलती नहीं हो उसी हिसाब से हम करेंगे ना। 8 7 15 की 5 कैरी 1 7 में 12 13, 135 हो रहा है। कितना हो रहा है? 135। और उसने टोटल टाइम कितना दिया? 15। तो ये 15 कह रहा है कि मुझे 135 से काट लो, मैं इजीली कट जाऊंगा, ये खुद कह रहा है। चलो इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं, ये 7 बार जाएगा। 15 ये 9 बार, 15 में 900 135, 15 में 135, 9 बार गया। अब 3 की टेबल से काट लो, 3 तिया 9 होता है, 3 की टेबल से इसको काटो, कितनी बार जाएगा? 3 की टेबल से ये काटोगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 6 18, 26 बार गया। 3 की टेबल से इसको भी काटो, 3 की टेबल से इसको भी काटो, कितनी बार जाएगा देख लो। 3 एकन 3, 2 बचेगा, 3 नम 27, 19 बार गया, 19 बार गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं। 26 को 19 से और 2 से ये मल्टीप्लाई कर लो, 26 गुणा 19 गुणा 2, ये मल्टीप्लाई कर लो और आंसर फोड़ लो, कर लो दोस्तों। क्या आएगा? 6 दूनी 12 का 2 दूनी 4, इकाई अंक 4 आ रहा है दोस्तों। देखो 9 दूनी 18 की 8, 8 छंग 48, 8 आ रहा है, इकाई अंक 8 आ रहा है दोस्तों। 2 9 18 की 8, 8 छंग 48, 48 की 8, इकाई अंक 8 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे दिमाग से क्वेश्चन फोड़ना है, कैलकुलेशन को टफ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करने मत लग जाना। इकाई अंक फोड़ लो, देखो 9 दूनी 18, 18 का 8
और 8 छंग 48, 48 यानी इकाई अंक 8 आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। भले इसको कल के देख लेना आप लोग, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, इसको टफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक दुकानदार किसी पंखे पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और इस पर 16% की छूट देता है। यदि वह लाभ 141 अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगा। 3 चीजें होती है भाई साहब, मैंने हमेशा बताया 3 चीजें होती हैं दोस्तों, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी, ठीक है। उसने बोला क्रय मूल्य 25% अधिक अंकित करता है, यानी 100 रुपए का क्रय मूल्य था वो 125 पर अंकित करता है। अब छूट दे रहा है दोस्तों, छूट दे रहा है वो कितने रुपए की, 16 रुपए की छूट दे रहा है। 16 छूट तो आप सभी को पता है गुरुजी अंकित मूल्य पर निकलती है, आप 16% निकाल लो, 16% निकाल लो, है ना, 16% निकाल लो। चलो इसका कर लो, कैसे करोगे, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 की डबल से करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 पंचे 105, तो उसने सामान 105 में बैठा, ठीक है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है गुरुजी 5% का लाभ हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है भाई 141 का लाभ हो रहा है, तो इस 5% की वैल्यू 141 दे रखी है, ठीक है। 5% की वैल्यू 141 दे रखी है और आपको पूछा क्या, उसने अंकित मूल्य का मान पूछा है। चलो निकाल लो, ये 5 इधर नीचे लेके आओ और यहाँ पर अंकित मूल्य कितना 125 का मान निकालने के लिए वो कह रहा है, तो यहाँ से आप जब काटोगे तो 25 बार जाएगा। 25 को 141 से गुणा कर लो दोस्तों, 25 को 141 से गुणा कर लोगे दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 141 गुणा 25 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर देखा जाए 25 की 5, 25 100, 30 25, हाँ ये सी वाला ऑप्शन आएगा भाई साहब, सी वाला ऑप्शन बैठेगा, सी ऑप्शन बैठेगा 35 25, ठीक है, 35 25 बैठेगा दोस्तों, ठीक है। आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको इजीली कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 5n रूट में 5n है दोस्तों तो n का मान ज्ञात करना। अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही शानदार और अल्टीमेट वाला क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बताइए, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते ही वाले, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है, आपको गलत नहीं करना है। चलिए एक बार क्वेश्चन जैसा लिखा मैं एक बार लिख के पूरा बता देता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, 5 की पावर n है दोस्तों, क्या ये 5 की पावर n दे रखी है, ठीक है, 5n नहीं है, 5 की पावर n है, ठीक है, ये ध्यान रखना, 5 की पावर वो n है, ठीक है, ये 625 दे रखा है। तो अब इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बताइए। तो आपको पता है दोस्तों ये रूट इधर आके स्क्वायर में बदल जाएगा, ये रूट इधर आके स्क्वायर में लग जाएगा, ये रूट इधर से हट के स्क्वायर में लगेगा। अब ये सीधी 5 की पावर n ऐसा का ऐसे लिखा हुआ है। अब ये आपको पता है दोस्तों, आप 625 को 5 की घात 4 भी लिख सकते हैं, 5 की घात 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये 2 आपको कैरिंग बाहर दे रखा है, ठीक है। अब दोस्तों ये बन गई पड़ोसी अप्रोच, ये इसका पड़ोसी है, ये आपस से मल्टीप्लाई होते हैं, ये इसका पड़ोसी हो गया और ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 5 की पावर n इज इक्वल टू, अगर आपने घात घातांक पढ़ा है दोस्तों तो आपने ये जरूर सीखा होगा कि जब आधार समान होते हैं तो हम पावर से खेलते हैं। पावर बराबर 8, तो n का मान गुरुजी 8 निकल के आ गया, मजा आ गया भाई साहब, क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 513 लीटर मिश्रण में 13 और 14 के अनुपात में दूध और पानी को मिलाया जाता है, ठीक है। मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए दोस्तों, कितना मिल्क ऐड किया जाए, कितना मिल्क ऐड किया जाए ताकि मिश्रण में 3 और 2 के अनुपात में दूध और पानी हो जाए। भाई साहब बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों। एक चीज ध्यान रखना, मान लो मिश्रण है कोई भी, ठीक है, अगर उसमें दूध की मात्रा आप मिला रहे हो तो दूध की मात्रा मिला रहे हो लेकिन पानी पर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मान लो आपके पास एक बोतल है, ठीक है, उसमें 5 लीटर दूध है और 5 लीटर ही पानी है, ठीक है, बराबर मात्रा में मैंने रखा है। मान लो एक बोतल है उसमें 5 लीटर दूध है और 5 लीटर ही पानी है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं इस बोतल के अंदर मैं 2 लीटर दूध और मिलाऊंगा, पहले 5 था अब 2 लीटर और आ गया, 7 लीटर हो गया ना पूरा दूध। और अब मुझे बताइए दूध तो 7 लीटर हो गया, क्या पानी पर कोई फर्क पड़ा? पानी तो पहले भी 5 लीटर था, अभी भी 5 लीटर है, तो कहने का मतलब है कि पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पानी पर कोई भी फर्क पड़ गया तो हम पूरा उसको बराबर करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि ये छोटा सा कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा होगा। चलिए अब इसी कंसेप्ट के माध्यम से इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाते हैं अपन लोग, ठीक है। एक तरफ है मिल्क और एक तरफ है वाटर, ठीक है। उसने इसका अनुपात दिया है 13, मिल्क का अनुपात 13 है और वाटर का अनुपात 14 है। वो ऐसे कह रहा है कि आप इसमें दूध कितना मिला दें कि ये अनुपात 3 और 2 के अनुपात में हो जाए, ये अनुपात तो 3 और 2 हो जाए। अब मुझे ये बताओ उसने क्या मिलाया दोस्तों। पहले इसको करने से पहले मैं ये चीज का मान निकाल देता हूं। देखो पहले ये कितना हो रहा है, 13 और 9 29 हो रहा है, 14 दूनी 28 और 1 29 27 हो रहा है, 27 हो रहा है ना। इसको एक बार ये टोटल आपका मिश्रण कितना हो गया यहाँ पे देखो, तो 26 27 हो गया, 27 हो रहा है। लेकिन वो कह रहा है टोटल मिश्रण 513 है, तो इसका वैल्यू 513। पहले मैं ये चीज सॉल्व करा दूंगा फिर उसके बाद आगे समझाता हूँ, ठीक है।
तो ये कितने गुना हो रहा है, 27 दूनी 54, 27 से कम, ये लगभग 19 गुना हो रहा है। कितने गुना होना, 19 गुना हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, आपके उसने बताया दूध और पानी का हमने मिश्रण लिख लिया, ठीक है। अब उसने क्या बोला, मैं इसमें दूध मिला रहा हूँ। भाई दूध मिला रहे हो, चलो मैंने मान लिया दूध मिला, तो ये पानी अलग अलग क्यों है, यहाँ 14 यहाँ 2, ये अलग अलग क्यों है भाई, आप दूध मिला रहे हो। मैंने क्या कहा था, आप दूध मिलाओगे, मेरा कहना यह था कि मुझे पानी मेरा का वैसा वैसे देना। अगर पानी आपने चेंज कर लिया तो मैं कोशिश करूंगा इसको बराबर करने की। अगर आपने पानी मेरा चेंज कर दिया, देखो यहाँ पे 14 था, यहाँ 2 पानी हो रहा है, कैसे हो रहा है, हाउ इज इट इज पॉसिबल, तो मैं इसको चेंज करूंगा, मैं इसको 7 से गुना कर दूंगा। अब देखो, अब तुम्हारे पास पहले भी 14 पानी था, अब देखो यहाँ पर वापिस 14 पानी आ गया। देखो यहाँ पर पानी पहले भी 14, अब यहाँ पर भी 14 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आप अपना जो भी करना है वो आप करते रहो, मेरा काम हो गया, मुझे मेरे 14 करना था बराबर पानी, वो मैंने कर लिया। अब आपके जो करना है वो करो। देखो 13 से 7 पानी मिला है, कितना, 7 लीटर पानी मिला है। उसने ये तो बोला कि मिश्रण में दूध और पानी का कितना दूध मिलाया जाए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 लीटर मिलाया गया, कितने में 119, सॉरी 19 गुना 7 कर लो, आपको पता चल जाएगा कितना, 19 गुना, रुको 13 7 8 आएगा, 8 आएगा ना, 19 गुना 8, 19 गुना 8, 19 अट्ठे 152, उसने 152 मिलाया दोस्तों। ठीक है, तो आपको इतना दूध मिलाया दोस्तों। समझ में आया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, कंसेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन किया भाई साहब। ठीक है, वापिस क्वेश्चन समझना भाई, ध्यान रखना, कोई भी बोतल है उसमें 5 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी है। ठीक है, मैंने बोला मैं आपकी इस बोतल में 2 लीटर पानी और डालना चाहता हूं, तो पानी तो हो गया 7 लीटर और सॉरी दूध तो हो गया 7 लीटर और पानी तो 5 लीटर ही है। पानी पहले भी 5 लीटर, अभी भी 5 लीटर। ठीक है, लेकिन आपने कोई भी अनुपात लगाया और उसमें पहले 5 लीटर था और उसमें कोई चेंज हो गया, तो आपको पानी चेंज हो गया, तो आपको बराबर करना पड़ेगा, है ना। तुम तुम्हारे कुछ भी करो, मेरा पहले जो पानी था मुझे वही पानी चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है, यही कंसेप्ट है, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार था भाई साहब। देखो ये क्वेश्चन तो इजी है, सभी को आ जाना चाहिए भाई, ये तो क्वेश्चन बिना मतलब आ ही जाना चाहिए भाई। देखो पहले तो ये सीख लो, जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। देखो जातीय मान, देखो इसमें पहले मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। देखो मैंने कहा 5 2 3 4, ठीक है, ठीक है। अब मैंने कहा इसमें मुझे जातीय मान निकाल के बताओ, जातीय मान, जातीय और स्थानीय मान। ठीक है, पहले मैंने कहा इसका जातीय मान निकालो, मुझे इसका जातीय मान निकाल के बताओ 2 का, तो 2 का जातीय मान क्या होगा, देखो 2 तो लिखना ही है, 2 के पीछे जितने नंबर उतने जीरो, ये उसका जातीय मान, सॉरी 2 का 2 ऐसे कैसे, जातीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, क्या होती है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू होती है, और ये क्या होती है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू इंग्लिश में। ठीक है, अब फेस, उसने बोला जातीय मान, जो उसका फेस है, फेस कभी बदलता है, फेस वैसा का वैसे ही रहता, तो 2 ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ये उसका जातीय मान हो गया। ठीक है, मैंने कहा इसका स्थानीय मान निकाल के बताओ, स्थानीय मान मतलब 2 का स्थानीय मान निकाल के बताओ, तो 2 के बाद कितने नंबर है, 2 के बाद कितने नंबर है, 2 के बाद तो गुरुजी 3 और 4 2 नंबर है, तो जितने नंबर उतने जीरो, है ना। स्थान देखो, स्थान बदलता रहता है, जरूरी तो ना कि हम यहीं पर हैं, आज यहाँ कल वहां, आज यहाँ कल, है ना, तो ध्यान रखना स्थान बदलना, लेकिन जो फेस होता है, जाति होती है, वो बदलती नहीं है भाई साहब, वो जाति वैसी की वैसी रहती है। समझ में आया, अगर ये कंसेप्ट समझ में आया दोस्तों, तो इस क्वेश्चन की धज्जा उड़ा दो भाई साहब, इस क्वेश्चन की धज्जा उड़ा दो फटाफट से, ओरल आंसर निकाल सकते हो आप। देखो उसने कहा 5 का जातीय मान ज्ञात करना, 5 तो सबसे 1 नंबर पे, कितने नंबर उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आएगा, तो 5 गुणा 7 मान है ना, तो 7 जीरो आएंगे, तो इससे बढ़िया मैं 10 की पावर 7 ही ना लगा दूं, है ना, 10 की पावर 7 ही लगा दूं, तो इससे मुझे पता चलेगा कि 10 है ना, वो जो जीरो है ना वो 7 मान लिखे हुए, कोई दिक्कत, तो आंसर यही आएगा। तो कैसा रहा आज का रिवीजन, आज की क्लास यहीं वाइंड अप करेंगे। कैसा रहा आज आपका रिवीजन, इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कितने क्वेश्चंस की आपने धज्जिया उड़ाई है भाई साहब, बताइए दोस्तों। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, इतनी मेहनत लगती है कंटेंट बनाने के लिए, तो एक लाइक तो बनता भाई, एक लाइक तो बनता है मेरे वीरों, ठीक है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये जो मैथ की सीरीज चल रही है, आज तो संभावित पेपर पहला था, ये जो मैथ की सीरीज चल रही है, ये आप लोग एग्जाम तक ले लेना, आप खुद अपने आप में इंप्रूवमेंट देखोगे कि मेरे कितना इंप्रूवमेंट हुआ है और कितना स्कोर मैं करके आया हूं एग्जाम में, ठीक है। एक सिंगल सा क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा दोस्तों, ये सीरीज आप लोग ले लेना। मैथ की प्लेलिस्ट आपको मैंने बना दी है दोस्तों, इसकी प्लेलिस्ट, इसकी मैथ की प्लेलिस्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैथ की जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, मैथ की प्लेलिस्ट, इसकी जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप लोग चैनल पर विजिट करिए, वहां पर आपको मिलेगी आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी की मैथ की प्लेलिस्ट, ठीक है, वो आप लोग वहां से देखिए, विजिट करिए, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगी ये मैथ की क्लास, ठीक है। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास अपलोड करूँ यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। अब आपके काम की चीज़ और बता दें, तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी,
अब ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लीजिए, वहां से पीडीएफ के माध्यम से तुरंत रिवीजन करिए दोस्तों, ठीक है। तो अब से ये क्लास डेली 8 बजे आएगी दोस्तों आपके रिवीजन के लिए। आपको डेली बेसिस पर देखना है और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना है दोस्तों, ठीक है। तो कल साथियों हम इसी टाइम पर मिलेंगे एक और नए क्लास के साथ, एक और नए संभावित पेपर के साथ, एक और नई धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक मेरे सभी स्टूडेंट्स जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।